Now to Pakistan, where they're counting the votes in an election which has seen deadly violence and allegations of corruption. Several people were killed in militant attacks as tens of millions cast their votes under heavy security. To Pakistan now, where the wait is finally over. The Sharifs and the Bhuttos have struck a deal. Pakistan will get a coalition government, and this alliance एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए, एक रोबस्ट डेमोक्रेसी के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज उसकी पॉपुलेशन अवेयर हो, एजुकेटेड हो, पार्टिसिपेट करना चाहे, अपने राइट्स को समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज उस कंट्री की लीडरशिप मॉरली अपराइट हो, एथिकली अपराइट हो, तो और भी ज्यादा अच्छे से कंट्री गवर्न हो सकती है। नाउ ऑल ऑफ दिस डेफिनेटली टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के आसपास ये सब चीजें रिवॉल्व करती हैं। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्शंस, और इलेक्शंस के आसपास ही आज की ये वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे अबाउट द रीसेंट इलेक्शंस दैट हैव हैपेंड इन पाकिस्तान के रीसेंट इलेक्शंस में 2024 के इलेक्शंस में अब काफी सारी आउटकम्स जो है वो वेवर्ड है। बहुत सारी नई चीजें रोज आप आर्टिकल्स में, एडिटोरियल्स में पढ़ रहे होंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप एंड वी विल ट्राई टू unfold all of this for you in this particular video. I am Dikshant and with me today is Mr. Anuj sir हमारे साथ PSIR के ऑप्शनल को पढ़ाते हैं, यहाँ पर IR भी पढ़ाते हैं, इवन पॉलिटी भी पढ़ाते हैं GS में। तो सर वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान के इलेक्शंस की डिस्कशन करेंगे एंड वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस इलेक्शंस के इंडिया के ऊपर रिपरकशंस क्या हो सकते हैं या इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, या फिर इवन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस चीज़ के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सो सर सबसे पहले सबसे जो बेसिक सवाल है उठ के जो माइंड में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज एक ही टाइम पर फॉर्म हुई, उसी टाइम पर इंडिया ने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को चूज किया, इवन पाकिस्तान ने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को चूज किया। बट अगर हम अब पिछले एक हिस्टोरिकल रिपोर्ट कार्ड को देखें, इंडिया लगभग 75 साल से एक थ्राइविंग वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चला रहा है, बट एक साइड पे सिर्फ एक बॉर्डर के उस पार हम देख रहे हैं कि कोई भी एक सरकार सक्सेसफुली 5 साल की भी जो अपना टेन्योर है वो पूरा नहीं कर पाई। सर व्हाट इज द रीजन, की रीजंस क्या है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी को कभी भी अपना बना ही नहीं पाई पूरी तरह से? सर जैसे आपने ये एक बात बोली कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 75 साल हो गए ऑलमोस्ट और डेमोक्रेसी बनाई। हमने डेमोक्रेसी बनाई, उन्होंने कोशिश करी ठीक है, वो बना नहीं पाए। जैसे डॉक्टर शशि थरूर, जब मैं ऑप्शन पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को अक्सर बताता हूँ कि डॉक्टर शशि थरूर ने ये कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रदर एनिमीज। तो वो शुरू से ही एक एनिमोसिटी का जो एंगल है वो रहा है। पर अगर हम समझना है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हालत ऐसी क्यों है, तो उसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो 1947 में जब फॉर्मेशन होती है तो दोनों कंट्रीज ने अलग अलग पाथ को ट्रेड करने की कोशिश करी। हम सब जानते हैं इंडिया बिकेम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नैम, और नैम आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नैम की फॉर्मेशन हुई क्योंकि हमने अपने डेवलपमेंट के लिए लड़ाई लड़ी, हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए लड़ाई लड़ी। पर पाकिस्तान ने एक इजी वे आउट फाइंड करने की कोशिश करी। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान जाके वेस्ट के साथ अलाइन हो गया। अब पाकिस्तान जब यूएस लेड ब्लॉक के साथ अलाइन हुआ तो पाकिस्तान ने सिएंटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। अब ये सिएंटो जो है ये एक मिलिट्री ब्लॉक था जो यूएस लेड था। अब उसमें पाकिस्तान को ये लगा कि अगर हम यूएस से अलाइन कर रहे हैं तो इससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, इससे हमें मिलिट्री बेनिफिट भी होगा, और हम ग्रेजुअली जो है वो थ्राइव करते जाएंगे। पर पाकिस्तान यहाँ पे एक बड़ी फंडामेंटल पॉइंट मिस कर गया कि जो आपको वहां से एड मिल रहा है उस एड की यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही है। तो ग्रेजुअली हुआ क्या कि जो वहां के सियासतदार थे या वहां की गवर्नमेंट्स आई, वहां के लीडर्स आए, उन्होंने प्रोडक्टिव एसेट बिल्डिंग में किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं दिया, और जो पैसा था वो ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए, जिसका इंपैक्ट आज हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस में देख रहे हैं। आप हैरान होंगे जान के कि पाकिस्तान दुनिया की वन ऑफ सच कंट्री है जिसने 22 बार IMF से बेल आउट्स मांगे हैं। इतना दुनिया में किसी ने नहीं मांगे। वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज की इतनी बुरी हालत है जितनी पाकिस्तान की बुरी हालत है इकोनॉमिकली, इतिहास से लेके आज तक। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वेस्ट के साथ अलाइन किया तो उनकी मिलिट्री की अलाइनमेंट होगी वेस्ट के मिलिट्री के साथ, तो ग्रेजुअली वहां की मिलिट्री जो थी वो पावरफुल होने लग गई। यूएस को भी लगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ अगर हम अलाइन करते हैं तो वो इंडिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं और साउथ एशिया में भी अपनी सेब बना सकते हैं, रीजनल पावर की तरह। बिल्कुल सर, रीजनल पावर। तो पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ग्रेजुअली बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगी। और काफी सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली देयर इज अ कंट्रोल ऑफ 3 A's। 3 A का कंट्रोल पाकिस्तान में हमेशा रहा है, आर्मी, अल्लाह, अमेरिका। तो ये 3 A's जो है ना, ये पाकिस्तान के सारे कंडीशन को डिफाइन करते हैं कि इस्लामिसाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा, आर्मी की पावर जो थी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती गई, और उस तरफ अमेरिका ने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करके रखा।
अब ग्रेजुअली धीरे 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 हुआ क्या, जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि ये इलेक्शंस भी रिग्ड थे। आज के समय के जो इलेक्शंस रिग्ड हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान में सिलेक्शन होते हैं। करेक्ट। आर्मी सिलेक्ट करता है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन अब रिप्रेजेंटेटिव होगा। बिल्कुल। तो इमरान खान साहब को उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुना, सिलेक्ट किया, पर इमरान खान ने एक चीज गलती कर दी पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, कि उन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल लीडर समझ लिया। तो उन्होंने रशिया से कोजी होना शुरू कर दिया। हालांकि जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया तो इमरान खान रशिया विजिट करते हैं और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनको एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, जो कि मिलिट्री के बिल्कुल अगेंस्ट था। और ओपनली उन्होंने आके मिलिट्री को कॉल आउट किया और ये कहा कि मिलिट्री ने कई सारी ऐसी चीजों की कोशिश करी है कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट टॉपल की जाए। अब यहाँ पे अमेरिका भी नहीं चाहता था कि मिलिट्री पावर डिसमेंटल हो और पाकिस्तान मिलिट्री भी नहीं चाहती थी कि उनके हाथ से पावर निकले। तो वहां से सारी चीजें चेंज हुई। तो इस वजह से पाकिस्तान में सब कुछ बदल सकता है और सब कुछ बदला सिवाय एक चीज के, वो है कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द मिलिट्री। मतलब इससे अगर हम एक क्रक्स निकाल के चले तो इसका मतलब ये है कि जब से पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई तब से आज तक पाकिस्तान की डेमोक्रेसी शुरुआत में भी फ्रेजाइल थी, इवन टिल टुडे आफ्टर 75 इयर्स ऑफ देयर बीइंग, आज भी वो फ्रेजाइल ही है। बिल्कुल फ्रेजाइल है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी फ्रेजाइल है। एक अगर आप इस इलेक्शंस में एक रे ऑफ होप ढूंढते हैं तो मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करता हूं जो हमारे एक्सपीरियंस के भी काम आएगा। वो डाटा ये है वोटर टर्नआउट का, कि हर बार जब भी हम वोटर टर्नआउट की बात करते हैं तो इससे ये पता लगता है कि कितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को लेके। तो पाकिस्तान के अगर आप वोटर टर्नआउट देखते हो, क्योंकि दुनिया को पता है रिग्ड इलेक्शन है, करेक्ट, अगर हम बाहर बैठे लोग बता सकते हैं तो वहां के लोगों को तो पता ही है। तो इस बार वोटर टर्नआउट में एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट चेंज देखा। अगर आप 2000 के बाद आफ्टर 2000 इफ यू सी द वोटर टर्नआउट, सो यू विल फाइंड दैट टिल दिस particular time 2024, so last elections were in 2018, so from 2000s till 2018 on an average the voter turnout was around 45 to 50%. Some at one point of time it was 42%, then in one election 45%, in one election 52%. This year the voter turnout is to be estimated to be somewhere around 70%, which is huge. So many scholars have stated that this is the first time that Pakistan's democracy has won and army has lost. Because many scholars have written this thing earlier as well, that Pakistan's military has never won a war, but Pakistan's military has always won a electoral war. इलेक्शंस हमेशा वही जीतते हैं, पर इस बार वो इलेक्शंस हारे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस सब में जो भी नेगेटिविटी है पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक चीज ये है कि चलो कम से कम जो पॉपुलेशन है, जो हमने सबसे पहले बात करी कि पॉपुलेशन अवेयर होना, अपने राइट्स को समझना, डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझना, वोटिंग को समझना, इलेक्शंस को लेकर सीरियस होना, एटलीस्ट वो हमें एक पैरामीटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके मतलब हम ये भी क्या कह सकते हैं सर कि जिस तरह से अगर हम इलेक्शंस की और डिटेल में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल आप जैसा हमें मालूम है सर 336 सीट्स पे कॉन्टेस्ट करने पड़ते हैं उनको इलेक्शन, जिसमें से लगभग आई थिंक 70 सीट्स जो है वो तो रिजर्व्ड ही हैं, 60 आर फॉर वुमेन एंड 10 आर फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो इन दैट केस लगभग 266 सीट्स के ऊपर जो इलेक्शंस होते हैं, उनमें से जो क्लियर मेजॉरिटी के लिए हमें नंबर चाहिए, इट इज 133। सो उसके ऊपर अगर हम देखें इस बार जो आउटकम आया इलेक्शंस का, उसमें इमरान खान जी की जो पीटीआई पार्टी है उसकी 93 सीट्स आई, नवाज शरीफ की पीएमएल की जो पार्टी है उसमें 74 सीट्स आई, भुट्टो जी की जो पार्टी है पीपीपी, दे गॉट 54 सीट्स। मतलब क्लियर मेजॉरिटी तो किसी के पास भी नहीं है। अब इस केस में अगर हम करंट सिचुएशन में देखें, मतलब अगर एक गवर्नमेंट फॉर्म होनी है तो वो कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही एक चारा है। इन दैट केस अब आपको इस पॉइंट पे आकर ऐसा कुछ अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है कि अब कौन आगे आने वाला है, क्या सरकार बनने वाली है? जैसे अभी अनाउंस हुआ, परसों अनाउंस हुआ कि जो आपकी पीएमएल नून है, नवाज पार्टी जो है, उनके जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, ही विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ प्राइम मिनिस्टर, एंड जो भुट्टोस पार्टी है पीपीपी, व्हिच इज एज ऑफ नाउ बीइंग लेड बाय आसिफ अली जरदारी एंड हिज सन बिलावल भुट्टो जरदारी। सो दे हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू सपोर्ट द पीएमएल एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज दे सेड दैट वी डोंट वांट दैट देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड वी वांट टू ब्रिंग पाकिस्तान आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। पर मुद्दा यह है कि क्रिएट भी तो 2 महीने करी है, और ये जो पीटीआई है इसमें इंडिपेंडेंट्स हैं, क्योंकि अब इसमें इन्होंने आर्मी ने क्या किया था कि इमरान खान इज इन जेल एंड नो कैंडिडेट was allowed to contest on his party because his party was dismantled. सिंबल जो उनका था बल्ला वो भी ले लिया, क्रिकेट बैट था वो भी ले लिया। तो इंडिपेंडेंट्स हैं, और इंडिपेंडेंट्स जो हैं दे ऑब्वियसली कैन बी परसुएडेड टू जॉइन एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। और दूसरी बात, अगर जैसे आपने एक और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे केवियट दूं कि 60 जैसे आपने बोला कि विमेन के लिए रिजर्व्ड है और 10 जो है वो माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व्ड है।
अब ये जो है ये परसेंटेज ऑफ वोट्स सीट्स के अकॉर्डिंग होता है कि फॉर एग्जांपल PMLN जो है इनको 73 सीट्स मिली हैं, तो अब ये निकाला जाएगा कि जो टोटल सीट्स हैं जिसमें इलेक्शन कंटेस्ट हुए उसमें से PMLN की सीट्स की परसेंटेज कितनी है, तो उस जो 70 सीट्स हैं उसमें उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स इनको दी जाएंगी, उतनी 54 सीट्स अगर PPP की है उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स इनको दी जाएंगी, सो दैट दे कैन सेंड देयर ओन वुमेन, जो उनकी वुमेन मेंबर्स हैं या फिर उनको मुस्लिम्स हैं उनको रिजर्व में भेजा जाए। और क्योंकि जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट्स हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनकी इन स्पाइट ऑफ बीइंग हाईएस्ट इन नंबर इनको उसमें कोई से नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो पार्टीज के लिए है, वो इंडिपेंडेंट्स के लिए। इन दैट केस देयर आर हाई चांसेस कि जो इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट्स हैं दे माइट नॉट बी इन द पोजीशन टू इवन मेक अ गवर्नमेंट इज व्हाट वी आर नहीं इट इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड दैट PMLN PPP and couple of and few other small parties they will come together and form a government. So can we say, is this right to say that क्या ये सही होगा बोलना कि PPP और PML जो दोनों हैं ये मिलाकर थोड़ा ज्यादा प्रो मिलिट्री रिजीम होगी पाकिस्तान में? कैन वी से दैट? सर अगर इतिहास देखा जाए तो PPP ने जो ये कहा है कि दे विल बी आउटसाइड द गवर्नमेंट, दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये डेमोक्रेसी में हमारे अजीब अजीब चीजें चलती हैं, इंडिया में भी हमने बहुत बार देखा जब अनस्टेबल गवर्नमेंट्स थी भारत में। अब अगर हम बात करें PMLN के इतिहास की, तो नवाज शरीफ साहब जब भी प्रधानमंत्री रहे हैं तो ये जरूर देखा गया है दैट ही हैज ट्राइड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद इंडिया। करेक्ट। चाहे फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय पे ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, और ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्लियर इन द फर्स्ट टेन्योर ऑफ आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, सॉरी, इनके टाइम के ऊपर जब भी नवाज शरीफ साहब प्रधानमंत्री रहे हैं तो इन्होंने हमेशा एक तरह से इंडिया से बात करने की कोशिश करी है, तभी ये कभी अपने टेन्योर पूरी नहीं कर पाए क्योंकि मिलिट्री को लगता है कि हमारे हाथ से पावर चली जाएगी। और एंटी इंडिया इनिशिएटिव और एंटी इंडिया कैंपेन वहां की मिलिट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि अगर हम देखें ना, इंडिया पाकिस्तान ने रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करी है, इंडिया ने भी बहुत कोशिश करी है रिलेशनशिप इंप्रूव करने की, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा गड़बड़ करती है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें, वाजपेयी साहब के समय बस डिप्लोमेसी हुई, लाहौर गए बस में, उसका इंपैक्ट क्या हुआ? कारगिल इमीडिएटली कारगिल। फिर 2000 में हमने दोबारा बात करने की कोशिश करी, पार्लियामेंट अटैक हो गया। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोशिश करी बात करने की, 26/11 हो गया। फिर मोदी साहब ने बात करी नवाज शरीफ साहब से, इवन मोदी साहब ने विजिट भी किया पाकिस्तान को, उसका इंपैक्ट आपने रेपरकशंस देखे, गुरदासपुर, उरी, पठानकोट, पुलवामा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ 2000 तो और भी ज्यादा ग्रेव लेवल के ऊपर। ये जो है ये पाकिस्तान ने रियलाइज कर लिया था, पाकिस्तान ने रियलाइज कर लिया कि हम इंडिया से युद्ध तो नहीं जीत सकते, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स वाली पॉलिसी। यही इसी वजह से मिलिट्री जो है उसकी पावर कंट्रोल है। तो जो PMLN है इसकी हमेशा पॉलिसी रही है इंडिया से बातचीत करने की, पर आज के समय के ऊपर क्योंकि ये पूरी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, मेजॉरिटी इनके पास नहीं है, इनका क्या एक्शन होगा टुवर्ड्स इंडिया, क्या इनकी पॉलिसी होगी, वो अभी तक हम नहीं जानते हैं। इट इज वेरी टू सून टू से। और रादर ये जो इलेक्शंस हुए हैं, वेस्ट हो, US हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, rather ये countries वो हैं which have been close to Pakistan, all of them have criticized this election. All of them have openly called them as rigged election and non-democratic elections. Situation seems to be quite tense. अभी तो वहाँ सिविल वॉर और वो सब चीज़ें चल रही हैं। सर नाउ थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने समझ लिया, नाउ वी अंडरस्टैंड कि किस सिचुएशन से निकल रहा है पाकिस्तान और वोटिंग कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, आउटकम कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ वी बीन एबल टू एस्टैब्लिश दैट। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिकली अबाउट द इम्प्लीकेशंस। अब इसके सर दो पहलू हैं इम्प्लीकेशंस। पहली बात तो पाकिस्तान पे जो इम्प्लीकेशंस होंगे वो तो होंगे, राइट, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। फिर इसके इम्प्लीकेशंस बॉर्डर के उस पार, मतलब हमारे तक किस तरह से पहुंचेंगे, इंडिया के तरफ कैसे इम्प्लीकेशंस इसके दिख सकते हैं, और इन सबको सब्स्यूम करके रीजनली क्या प्रॉब्लम बन सकती है, और फिर उसको सब्स्यूम करके इंटरनेशनली कैन दिस बी अ प्रॉब्लम, अ बिगर प्रॉब्लम, और क्या इसकी चीज़ें जो है आउटकम्स में दिख सकती है हमें आते हैं नियर फ्यूचर में। आपने इसमें बहुत सारे सवाल पूछ लिए प्याज की लेयर की तरह आपने सवाल पे सवाल चढ़ाया इसमें, पर हाँ आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द UPSC एस्पिरेंट्स कि क्या क्या माइंड में रखना है। अगर हम पहले एक एक करके सवाल का जवाब देता हूँ मैं। पाकिस्तान की अगर आपने बात करी तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली उनकी मेजर जो भी रिक्वायरमेंट है वो इकोनॉमिक कंट्रोल है, क्योंकि अब इनको IMF के पास जाना है बेल आउट के लिए, ठीक है, पहला बेल आउट के लिए उनको जाना है, वहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है, तो उसके बाद उनको इकोनॉमी स्टेबल करनी है। IMF की सॉरी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान को शायद एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी हो, पर उनके पास ऑप्शन नहीं है एज यूजुअल। चाइना ऑब्वियसली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है, पहले डेट डिप्लोमेसी में पाकिस्तान फंस चुका है, तो उनको जाना तो IMF के पास ही पड़ेगा। तो वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना सबसे पहली चीज़ है। और जैसे पाकिस्तान के लीडर्स ने कहा है कि इकोनॉमिक, दूसरे उन्होंने कहा है कि एंटी टेररिज्म, कि टेररिज्म को खत्म करना, कंट्रोल करना उनकी दूसरी प्रायोरिटी है। पर ये विडंबना भी है कि टेररिज्म को कंट्रोल करना है ना, काफी समय से इसकी कहने की बात है, कुछ करना और है, तो पाकिस्तान की इंप्लीकेशन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडिया की।
अब इंडिया के तरफ उनकी क्या पॉलिसी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि नवाज शरीफ साहब की जब सरकारें आती हैं तो वो थोड़ी एक इंडिया की तरफ सॉफ्ट हैंडल लेती हैं। तो हमें ये समझना है कि आज के समय के ऊपर भी जो लोग हैं वहाँ के, अगर उन्होंने इतने बढ़ चढ़कर वोट किया है तो ये जानते हैं कि हमें पीस चाहिए। तो पाकिस्तान की सरकारों के लिए कश्मीर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। तो हो सकता है कि अगर लोग डेमोक्रेसी को लेकर इतने समझदार हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को समझें और इंडिया के प्रति भी वो इस कश्मीर इशू को साइड पर रखें, क्योंकि कश्मीर भारत का इंटेग्रल अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने उसको इलीगली ऑक्युपाई करा है और आज तक तंग कर रहा है भारत में इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस क्रिएट करके। जी बिल्कुल सर। तो हम पाकिस्तान को भी ये समझना पड़ेगा कि आपको कश्मीर मुद्दा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा कश्मीर है, आप उसको छोड़िए, आप भारत के साथ ट्रेड की बात करें, ट्रेड की, कॉमर्स की बात करें, पीपल टाइज की बात करिए, तो वहीं से रिलेशनशिप जो है ग्रेजुअली इंप्रूव होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे भारत सरकार की स्कूल ऑफ थॉट में दो अप्रोचेस हैं। एक तो अप्रोच है जो भारत सरकार का अभी की मौजूदा सरकार का अप्रोच है, जिसमें आज डॉक्टर जयशंकर ने एक बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने एक स्टेट इंटरव्यू में ये कहा, कह रहे कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके बगल में ऐसा देश है, ऐसी स्टेट है जो टेररिज्म को स्पॉन्सर नहीं करता है पर टेररिज्म को पैदा करता है। तो हमारे लिए वो एंगल बहुत ज़्यादा है। तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भारत की सरकार की पॉलिसी सही है कि दे हैव स्टार्टेड टू कॉल स्पेड अ स्पेड, कि इफ पाकिस्तान इज अ क्रिएटर ऑफ टेररिज्म सो वी हैव स्टार्टेड टू से दैट यू आर क्रिएटिंग टेररिज्म। ठीक है, तो एक तो पॉलिसी है जो कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेट कर दो, पर दूसरी तरफ आती है पॉलिसी, जैसे PSIR में पढ़ते हैं डॉक्टर शशि थरूर की पॉलिसी है कि वो कहते हैं, या राजेश बसरूर की पॉलिसी है, वो ये कहते हैं कि इंडिया शुड अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट आइसोलेट पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान से कुछ ना कुछ टॉक्स तो करनी पड़ेंगी। रादर देन आइसोलेटिंग पाकिस्तान योरसेल्फ, you try to present a larger picture or a broader picture in front of the world that we are ready to communicate, we are ready to talk, we are ready to ensure peace. Problem पाकिस्तान है, don't take the blame on you. प्रॉब्लम पाकिस्तान है, ये दुनिया को बताओ। और ये हमारी सरकारों ने बहुत सालों से कुछ किया भी है, चाहे फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे मोदी साहब की सरकार हो, उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान है। सर बट लाइक अगर मैं करंट गवर्नमेंट का भी स्टांस देखूं तो हमारे, जैसे आपने भी पीपल टू पीपल टाइज की बात करी, अगर मैं क्रॉस बॉर्डर LOC ट्रैवल की बात कर लूँ, क्रॉस LOC ट्रेड की बात कर लूँ, 2019 से ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद हैं। सो क्या आपको लगता है कि ये भी सरकार को रीथिंक करना चाहिए कि ट्रेड के ऊपर बात हो वापस से, जब ये सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी तो ये स्टेप्स भी लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो सर, ऐसा है कि एक ना थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म की थ्योरी होती है, उसका ना एक पार्ट होता है जो मैं अक्सर समझाता हूँ क्लासेस में, बच्चों को बताता हूँ, एस्पिरेंट्स को बताता हूँ, चाहे ऑप्शनल हो चाहे GS हो। GS में मैं बातें समझा देता हूँ एस्पिरेंट्स को, जिसको बोलते हैं पीस बाय पीस अप्रोच, कि एक चीज़ पकड़ो, उससे फिर शांति आएगी, फिर उसका एक रिपल इफेक्ट होगा बाकी चीज़ों के ऊपर। करेक्ट। आपने ट्रेड करा, ट्रेड से आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ, फिर आप इतने ज्यादा इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाओगे कि आपको लगेगा कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट अफोर्ड नहीं करते। बिल्कुल, जिस तरह हम अगर चाइना इंडिया का एग्जांपल, बिल्कुल सर, इसको एक तो पीस बाय पीस अप्रोच की मैंने बात करी, इसको बोलते हैं द अप्रोच ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। तो ये भी एक आइडिया होता है PSIR के सब्जेक्ट में, तो उससे हम रिलेशनशिप को ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं। और रही बात आपके पिछले सवाल में इंटरनेशनल इंपैक्ट की, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट की, तो US ने कॉल आउट किया है कि रिग्ड इलेक्शंस हैं, यूरोप ने कॉल आउट किया है रिग्ड इलेक्शंस हैं, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इतिहास में US के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, पर आज दुनिया के लिए पाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो आज ऐसा कोई भी एंगल, ना ही रशिया, ना ही US, ना ही यूरोप, ना ही ऑस्ट्रेलिया, ना ही जापान, कोई भी ऐसी कंट्री, चाहे वेस्ट एशिया, आज के समय वेस्ट एशिया भी इंडिया के बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में है। तो ये ऐसी कोई भी कंट्री ये चीज़ अफोर्ड नहीं करती कि इंडिया के साथ अगर कोई कंट्री डिसहार्मनी कर रही है या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, सो दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड ईदर बाय इंडिया नॉर बाय द वर्ल्ड। तो जियोपॉलिटिकली भी पाकिस्तान को समझना होगा कि समय बदल चुका है, भारत का स्टेटस बढ़ चुका है। हमने पिछले 77 ईयर्स में अपने स्टेटस को इतना इंक्रीज कर लिया है कि नाउ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर ऑफ द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान को भी अपने आप को इसी पॉलिसी के साथ अलाइन करना ही पड़ेगा। अगर सर मैं इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करूं, जैसे हम भी कई बार बच्चे बहुत बार ये क्वेश्चंस भी रेज करते हैं कि सर टेररिज्म को क्यों ख़त्म नहीं किया जा पा रहा, इतने लंबे समय से वी आर फाइटिंग विद दिस प्रॉब्लम, 1980s से इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है प्रॉब्लम, इसको क्यों हम सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे। सो आई ऑलवेज टेल देम कि वन ऑफ द बिगर फैक्टर्स इज ऑल्सो पाकिस्तान। और जब आपके बिल्कुल नेबरिंग एंगल में अगर आप इतना ज़्यादा डिसरप्शन और इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस देखेंगे, तो चाहे जितना मर्जी आप फेंसिंग कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल पीपल से समटाइम्स के सर अब तो फेंसिंग हो गई है, अब तो 24/7 फ्लड लाइटिंग हो चुकी है, अब तो बॉर्डर आउटपोस्ट बना चुकी है सरकार, तो अब सर क्यों टेररिज्म? सो आई ऑलवेज टेल देम कि टेररिज्म का तो अब कोई रास्ता रहा ही नहीं सर। फॉर एग्जांपल अब तो हमने फेंसिंग करी तो उन्होंने ड्रोन बनाने शुरू कर दिए, सो देयर इज नो एंड टू दिस। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि इफ
देयर इज स्टेबिलिटी, चाहे इस इलेक्शंस का आउटकम अभी तक फेवरेबल नहीं दिख रहा, बट अगर कल को दोनों की कोalition काम करती है, संभलती है सिचुएशन, थोड़ा सा पीस प्रिवेल करता है, कल को जाकर धीरे धीरे दिस कैन बी a way forward and we can see some kind of a decrease in terrorism. Is this possible? सर इसके लिए पाकिस्तान सिविलियन गवर्नमेंट से ज़्यादा पाकिस्तान मिलिट्री को अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ पाकिस्तान मिलिट्री विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बैकिंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे अगर हम इमरान खान की बात करें तो इमरान खान की जो पार्टी है उनका एक नारा हुआ करता था, कह रहे जहाँ दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। कि जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। उनकी पार्टी का एक नारा था कि जहाँ जहाँ पे आपको न्यूसेंस दिख रही है, जहाँ जहाँ पे आपको टेररिज्म है, उसके पीछे आर्मी है, सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा कि आप इंटरनेशनली भी हारे हो, आप डोमेस्टिकली भी हारे हो, आप इलेक्शन हारे हो। इंडिया में आर्मीज बिहाइंड द बैरक्स, आर आर्मीज नॉन पॉलिटिकल, उनकी आर्मी ही पॉलिटिक्स है, उनकी आर्मी ही स्टेट है। तो जब तक उनकी आर्मी को ये रियलाइज नहीं होता कि इंडिया के साथ हमारे कंपटीशन नहीं है, हम खुद के सबसे बड़े कंपटीशन हैं, तब तक ये टेररिज्म को कंट्रोल करना डिफिकल्ट रहेगा। So an important outcome from what you said, just sorry for this, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आउटकम सर मतलब ये निकल के आ रही है कि टेररिज्म को हम ये नहीं बोल सकते, देयर आर सम आर्टिकल्स व्हिच आर क्लेमिंग कि अगर सिचुएशन कंट्रोल होती है तो टेररिज्म में भी हमें जो है रिड्यूस्ड नंबर्स देखने को मिलेंगे, बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। जब तक मिलिट्री की जो आपने बात करी बिल्कुल सही तरीके से, कि जब तक मिलिट्री नहीं समझेगी इस चीज़ को और जब तक मिलिट्री के एजेंडा में हमेशा टेररिज्म रहेगा, तब तक टेररिज्म से दूर होना विल ऑलमोस्ट बी इम्पॉसिबल। इट इज डिफिकल्ट डेफिनेटली। तो सर लास्ट में जस्ट टू समराइज ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड एट लेंथ, क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस? मैं तो यही है सर कि उम्मीद में दुनिया कायम है कि सरकार बनेगी। अब देखते हैं कब तक चलती है, क्योंकि इतने सालों में एक भी प्रधानमंत्री नहीं 5 साल पूरे कर पाए। अभी इतनी ज़्यादा अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट है, कोalition है, तो इनके भी दिन कम ही है, गिने चुने ही हैं, और वो डिसाइड कर लिए होंगे आर्मी ने अब तक कि कितने हैं। तो देखते हैं कि क्या है, और आई होप कि इंडिया के लिए कोई ना इफेक्ट हो। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी प्रोएक्टिव है, प्रैग्मेटिक है, दैट दे माइट बी टेकिंग अ क्लोजर लुक एट दिस पर्टिकुलर इशू एंड इट विल नॉट बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। फॉरेन पॉलिसी में कुछ ट्वीक करने की अभी जरूरत है इस टाइम पे? अभी तो नहीं सर, अभी तो भारत की सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट है, प्रोएक्टिव पॉलिसी है। हम जानते हैं कि हमने टेररिज्म से बात नहीं करनी है। हम ये जानते हैं कि अगर आगे से कुछ बात आती है कि इफ दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अस और दे आर ट्राइंग टू टॉक टू अस, तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन रियलिस्टिक इनफ टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान एज वेल, कि अगर हमसे कोई बात करता है तो हम ये जानते हैं कि हम पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करेंगे। आवर गवर्नमेंट विल ऑब्वियसली टॉक टू देम, बट आवर गवर्नमेंट हैज मेड अ वेरी सिंपल पॉलिसी दैट टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। Great sir, thank you very much. I think we have discussed all the important points which are there. आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई कंसर्न हो, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप उसमें एक कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं या फिर अनुज सर, हम दोनों में से कोई स्पेसिफिकली वी विल रिप्लाई बैक टू यू। एंड आई होप यू आर लाइकिंग दीज काइंड ऑफ सेशंस दैट वी आर हैविंग। जस्ट टू लेट यू नो, ये सेशंस बिल्कुल प्री प्लान्ड नहीं होते, सो वी ट्राई टू जॉट डाउन सम पॉइंट्स एंड वी ट्राई टू टॉक एज मच एज वी अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट्स। तो अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शो योर लव, प्लीज लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज। Thank you very much once again, and we will come back with another video very soon. Thank you. All the best.